डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आज हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी पाउली का अपवर्जन नियम। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इसको पढ़ने से पहले आपको क्वांटम संख्याओं के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इससे जो प्रीवियस चैप्टर्स प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं टॉपिक्स के, उनको आपको अच्छी तरह से देख लेना है। देखिए, पाउली एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि किसी एक ही परमाणु में उसके किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं की मान कभी समान नहीं हो सकते। यदि किसी एक सिंगल परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अधिकतम केवल 3 क्वांटम संख्याएं n, l, m के मान ही समान हो सकते हैं। s के मान समान नहीं होंगे, s के मान जरूर भिन्न होंगे। यानी किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान होंगी ही नहीं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया 1s2 का, जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, n=1 है ये। अब यदि आप n=1 की बात करें तो इसमें आपको पता लगेगा कि l=0 पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि ये क्या है 1s2 है, तो इसके लिए n कितना हो गया 1, l कितना हो गया 0, और l0 के लिए m कितना हो गया, ये भी 0 होगी। s कितना हो गया एक इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इसका चक्रण कैसा होगा क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, यानी +1/2। यदि आप दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें n=2, तो इसके लिए ये s है, s के लिए l कितना हो गया 0, और l0 के लिए m कितना हो गया 0, और इसके लिए यदि आप s निकालें तो ये भी ये क्या होगा -1/2, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी पाउली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास यदि कक्षक है तो एक कक्षक में केवल विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, केवल 2। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो आपके पास जो कक्षक हैं, उन कक्षकों में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो s में कितने कक्षक होते हैं भाई, एक कक्षक होता है, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं 2। p में कितने कक्षक होते हैं 3 होते हैं, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं 6। और d में कितने होते हैं कक्षक 5, तो उसमें कितना आ सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10। f में कितने कक्षक होते हैं 7, इनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार। चलिए, अब अगला नियम है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो अगला नियम है वो है अफबाउ नियम, अफबाउ प्रिंसिपल। देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रचना हेतु सर्वप्रथम बोर ने एक नियम दिया, जिसे सामान्यतः अफबाउ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जो परमाणु हैं, परमाणु के उपकोशों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगा, जिस कक्षा की उपकक्षा की ऊर्जा कम हो, यानी जिसकी ऊर्जा कम होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होगा। तो अब हम ऊर्जा के क्रम को ज्ञात कैसे करें। देखिए, यहाँ एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट को यदि आप देखें तो पहली कक्षा में हमारे पास 1s, दूसरी कक्षा की यदि बात करें हम पहली कक्षा की यदि बात करें तो हमारे पास 1s, दूसरी कक्षा की बात करें तो हमारे पास 2s और 2p, तीसरी कक्षा की बात करें 3s, 3p, 3d, यानी जितनी कक्षाएं उतनी ही उपकक्षाएं होती हैं। चौथी की बात करें तो 4s, 4p, 4d, 4f, 5 की बात करें तो 5s, 5p, 5d, 5f, 5g की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। ऐसे ही 6 में यदि बात करें तो 6 एक संख्या अब यहाँ से घटनी शुरू हो जाएगी उपकक्षाओं की। 6 में हमारे पास उपकक्षा 6x, 6p और 6d हैं। ऐसे ही 7 में हमारे पास 7s और 7p हैं, और n8 में जो हमारे पास हैं कक्षाएं, यहाँ यदि हम देखें तो n8 में 8s है केवल। तो यदि इनकी ऊर्जाओं का क्रम देखें 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 3p के बाद ये कहाँ आ रहा है तीर, d पर नहीं जा रहा है, 4s पर जा रहा है। 4s के बाद ही पहुंच रहा है 3d पर, फिर 4p पर, फिर 5s पर। तो इस प्रकार ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा। यदि इस क्रम को हम सिंप्लीफाई करें तो हम देखेंगे 1s
सिंप्लीफाई करें तो हम देखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। देखिए ये जो 3d तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसे आप बिल्कुल ऊर्जा के क्रम को बिल्कुल फाइनली तैयार कर लें, क्योंकि अधिकांश लगभग 30 तक जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ, ये जो आपके पास 3d दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा 4p 5s 4d 5p 6s 6s 4f 5d 6p 7s 5f। तो ये यहाँ से इनको हमें ऊर्जा का एक बढ़ता हुआ क्रम यहाँ दिखाई देता है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएंगे, 1s में जाएंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक नियम आता है। जब हम इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करते हैं तो एक नियम आता है यहाँ पर, जिसको कहते हैं हम n+l नियम। कौन सा नियम, n+l नियम। यदि n+l नियम की बात करें आप, देखिए n+l, अभी हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में फिलअप होते हैं। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो ऊर्जा के लिए हमारे पास दो चीज़ थी, एक थी मुख्य क्वांटम संख्या जो मुख्य ऊर्जा स्तर बताती है, दूसरी थी देंगसी क्वांटम संख्या या L जो उप ऊर्जा स्तर को बताती है। यानी ये दोनों मिलकर ही किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को बता रही हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर और उप ऊर्जा स्तर। तो यानी दोनों का योग ही उस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का निर्धारण करेगा। तो यानी यदि आप किसी भी कक्षा की बात करें तो उसमें यदि आपका दो कक्षाएं हैं और उनके लिए n+l के मान को यदि आप देखें तो जिसका n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। जैसे आपके पास एक ऑर्बिटल है 3d, इसके लिए n कितना है 3 और l कितना होता है d के लिए 2, तो 3 और 2 कितने हो गए 5। यदि 4s की बात करें तो इसके लिए n कितना है 4 और s कितना है 0, तो 4 + 0 कितना हो गया 4। अब यदि इनकी बात करें आप तो n+l का मान 4s के लिए कम है, जबकि 4s और 3d में देखा जाए तो ये देखने में ये लग रहा है कि 3d पहला आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यानी कि विभिन्न कक्षाओं की जो उपकक्षाएं हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। तो 3d की जो ऊर्जा है वो ज़्यादा है, अतः उसमें इलेक्ट्रॉन 4s के बाद ही आएगा। तो 4s के लिए n+l का मान कम है, अतः 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन पहले 4s उपकक्षा में भरेगा। तो ये n+l नियम का पहला नियम था। एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि जब n+l के मान समान हो जाएं, n+l के जो मान हैं वो इक्वल आएँ, समान आएँ, तो उस स्थिति में क्या होगा। उस स्थिति में ये होगा कि यहाँ पे देखिए आप 3d के लिए निकालें, n+l कितना है 3 + 2 5 आ गया। 4p के लिए निकालें तो यहाँ 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया। अब ये दोनों समान हैं। यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तो इलेक्ट्रॉन फिर वहाँ फिलअप होगा जिसके लिए n का मान कम है। तो 3d के लिए n का मान कम है, तो इस परिस्थिति में जो अगले आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, 3d में प्रवेश करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फिलअप करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है n+l नियम, और उन्हीं के अनुसार ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निर्धारित किया गया है। अब बात आती है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड का नियम, देखिए इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि समान ऊर्जा वाले सभी कक्षकों में समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश न कर जाएं। यानी हुंड का नियम ये कह रहा है कि यदि आपके पास s उपकक्षा है, यदि आपके पास s उपकक्षा है, s के पास कितना कक्षक है, एक है, इसकी ऊर्जा समान है, इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा जब उसके बाद दूसरा करेगा। यदि p की बात करें तो उसके पास 3 कक्षक ऐसे हैं जिनकी ऊर्जाएं समान हैं। अब यदि इन कक्षकों को देखें तो इनमें पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन का आने के दो तरीके, एक तो इसी में आ जाए और दूसरा आगे चला जाए। यदि ये पहले में आ गया तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का युग्मन। लेकिन किसी उपकक्षा के समान कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि सभी कक्षकों में समान चक्रण के एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ना कर जाएं। यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ना कि इन दोनों में से किसी में। चौथा कहाँ जाएगा, अब युग्मन होगा चौथे इलेक्ट्रॉन पर यहाँ। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है हुंड रूल के अनुसार। यहाँ यदि आप देखें इस वाले उसमें देखिए आप s में कितना आ गया 2 आ गए, 2s में कितना आ गया 2 आ गए। p3 की यदि बात करें तो
ये P3 इसका है, इसमें एक मिनट, हाँ ये रहा P2 है ये, ठीक। P2 की यदि बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो इस कंडीशन में ये सही है। यहाँ इस वाले को यदि आप देखें तो 1s2 2s2 2p2, अब ये 2 एक में ही आ गए, जबकि कहाँ जाने चाहिए थे, इन दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे, एक यहाँ और एक यहाँ। इसका मतलब क्या है, ये गलत है। यहाँ यदि आप देखें ये भी P2 है, इस वाले इसमें मिसप्रिंट है, इसे छोड़िए, चलिए उसे छोड़ देते हैं। इस वाले को देखिए आप 1s1 पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, ये जो पहला एग्जाम्पल है इसमें देखेंगे आप 1s1 का मतलब है कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन, 1s2 का मतलब है युग्मन हो गया, ये भी ठीक है। 2p2, अब यहाँ 2p2 को देखिए, एक तो 2p2 ये है और एक 2p2 ये है। इन दोनों में अंतर ये है कि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसे एक किया और दूसरे ने युग्मन भी कर लिया, जबकि इन तीनों की ऊर्जा समान है। इसका मतलब ये गलत है और ये सही है। अब बात करें 2p3 की, और ये तीनों कक्षक 2p3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसकी बात करें तो इसमें एक यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गए, युग्मन हो गया पहले ही। यहाँ इसमें बात करें 2 का युग्मन यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, इसमें भी युग्मन पहले ही हो रहा है, जबकि ये कक्षक खाली पड़ा हुआ है। तीसरे को देखें तो समान ऊर्जा वाले सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये सही है और ये दोनों गलत है। इसके बाद हमारे पास आता है 2p4। इस 2p4 को देखिए, इसमें आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, चौथे का जो चक्रण है वो यहाँ आ रहा है। यहाँ देखें तो यहाँ एक कक्षक खाली है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। यदि यहाँ आपके पास युग्मन हो गया और कक्षक खाली पड़ा है, इसका मतलब गलत है। कक्षक खाली पड़ा है फिर भी यहाँ भी युग्मन हो गया, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो पहले वाला जो है वो सही है। तो उनके नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश करना चाहिए, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, कि किसी परमाणु में उपस्थित विभिन्न कक्षाओं की विभिन्न उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, और इसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। NLX, जिसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। N मुख्य क्वांटम संख्या है, L दिंगसी क्वांटम संख्या और X क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर यहाँ हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इस क्रम को क्वांटम संख्याओं के बाद हम पढ़ा चुके हैं। अब हमारे पास 2 तरह की कक्षाएं होती हैं, एक अर्धपूर्ण कक्षाएं और पूर्ण कक्षाएं, हाफ फील्ड सेल और कंप्लीटली फील्ड सेल। हाफ फील्ड कौन, जो आधी भरी हो, आधी भरी हो मतलब जिनमें युग्मन ना हो इलेक्ट्रॉन का। जैसे एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं अधिकतम, तो आधे कितने हो गए, 1। तो हाफ फील्ड में S1 और फुली फील्ड में S2। ऐसे ही पी में अधिकतम कितना आ सकते हैं, 6, तो फुली फील्ड कितना हो गया 6 और हाफ फील्ड कितना हो गया 3। ऐसे ही D5 और D10, डी में कितना आ सकते हैं 10 और हाफ कितने हो गए D5। तो इस प्रकार से ये इसका हाफ फील्ड हो गए और इस प्रकार ये इसके फुल्ली फील्ड हो गए। तो अर्धपूर्ण और पूर्ण जो भरी हुई कक्षाएं अन्य कक्षाओं की अपेक्षा अधिक स्थायी होती हैं, जिसके निम्न 2 कारण हैं। अब उन कारणों को भी देख लेते हैं। पहला कारण है कि इलेक्ट्रॉनों का सम्मित वितरण, सम्मित माने समान रूप से वितरण, यानी अर्धपूर्ण और पूर्ण भरी कक्षाओं में एक सम्मित होती है। सम्मिति का मतलब होता है सिमेट्री मतलब जिसको आप 2 इक्वल भागों में काट सकें। देखिए, सम्मित वितरण के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कम परिरक्षित या शील्ड करते हैं। परिरक्षित, ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, परिरक्षित है ये। शील्ड मान होता है घेरना, परिरक्षित या शील्ड मान होता है घेरना, जिस कारण उन पर नाभिकीय जो बल है वो अधिक लगता है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, एक्सचेंज एनर्जी या विनिमय ऊर्जा। जो आपके अर्धपूर्ण भरी कक्षाएं होती हैं उनमें सभी मतलब एक उपकक्षा के जो कक्षक हैं उन सभी की ऊर्जाएं समान होती हैं। तो इस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक को दूसरे कक्षक के साथ विनिमय कर सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉन 1 द्वारा कितने, ये इलेक्ट्रॉन 1 है, ये कहाँ कहाँ जा सकता है, ये चारों कक्षाओं में जा सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ। इलेक्ट्रॉन 2 कहाँ कहाँ जा सकता है, ये सगली 1 2 3 में जा सकता है। इलेक्ट्रॉन 3 कहाँ कहाँ जा सकता है, ये केवल 2 में जा सकता है। और इलेक्ट्रॉन 4 केवल 1 में जा सकता है। तो जो
पूर्ण जो भरी कक्षाएं होती हैं इनमें विनिमय बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी कारण ये अर्धपूर्ण और पूर्ण भरी कक्षाएं जो हैं वो स्थायी होती हैं। और इस प्रकार हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ना अनिवार्य है। धन्यवाद।